दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आज हम लोग चैप्टर 3 देखेंगे। पॉलिटी, क्लास 9 के पॉलिटी का चैप्टर 3 हम लोग देख रहे हैं। उसका आज ये दूसरा वीडियो रहने वाला है। ठीक है, चैप्टर 3 है ये पॉलिटी क्लास 9 का दूसरा वीडियो ये रहने वाला है। चैप्टर है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले इस चैप्टर को पढ़ाने का क्या तरीका है, ऊपर टॉपिक दिया रहेगा और उस टॉपिक को मैं सबसे पहले लिख दूंगा आपके लिए, देन उसको आपको समझा दूंगा और उसके बाद उसका कीवर्ड भी आपको नोट करवा दूंगा कि हाँ ये कीवर्ड है और इस टॉपिक को याद रखिएगा। और इस कीवर्ड के थ्रू अगर आप ये चाहे तो अगर आप खुद से बना के एग्जाम में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये आज हमारा दूसरा क्लास रहेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक जो है व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये कहना चाह रहे हैं व्हाट है, ये क्वेश्चन है। इस तरह से आपका ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी हो रहा है। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, कोई भी चुनाव हो रहा है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो इलेक्शन हुआ, ये जो चुनाव हुआ वो डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। तो उसके लिए कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो अगर उस इलेक्शन में फुलफिल किया जा रहा है तो वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा, अदरवाइज वो उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैटेगरी से हम हटा देंगे। तो क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है किसी भी इलेक्शन के डेमोक्रेटिक होने का, उसको हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे जो पहला क्राइटेरिया है किसी भी इलेक्शन के डेमोक्रेटिक होने का वो है यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज अर्थात जो भी एक एज के बाद जो उस एज से ऊपर है वो चुनाव में पार्टिसिपेट करे, तब ये कोई भी चुनाव डेमोक्रेटिक होगा। तो ये पहला बेसिक क्राइटेरिया हो गया। दूसरा जो बेसिक क्राइटेरिया है वो है पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी पार्टियां हैं उनको राजनीतिक रूप से उनको अपनी प्रचार करने का, अपनी बात रखने का आजादी हो। सारी पार्टियां चुनाव लड़ सके, जिसको भी इच्छा करे चुनाव लड़ने का वो लड़ सके। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल फ्रीडम हो गया। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है रेगुलर इलेक्शन। एक फिक्स इंटरवल पे अगर चुनाव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो चुनाव हुआ, ये जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें और खासकर अपर लोकसभा की बात करें तो हर एक 5 साल पे लोकसभा का चुनाव होना निश्चित है। तो हम बोलेंगे कि हाँ इस क्राइटेरिया को भारत का इलेक्शन फुलफिल कर रहा है, यहाँ रेगुलर इलेक्शन है। यूनिवर्सल, अगर भारत के ही इलेक्शन को अगर हम बेस मान के अगर बात करें कि भारत का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं है, तो हमको इस सारे क्राइटेरिया में भारत का इलेक्शन अगर फुलफिल कर रहे हैं इस सारे क्राइटेरिया को, तो हम बोलेंगे कि हाँ इंडिया में जो इलेक्शन हो रहा है वो डेमोक्रेटिक है। तो पहला जो क्राइटेरिया है वो है यूनिवर्सल सफरेज अर्थात मैं बताया कि एज के बाद उस एज से ऊपर अगर कोई भी इंसान आ रहा है, वो भारत का सिटीजन है, तो वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करे बिना किसी रोक के।
तो अगर कोई 18 साल से ऊपर का है तो सबका वोटर लिस्ट आसानी से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता वोटर लिस्ट बनाने में। तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, भारत में ये पहला क्राइटेरिया फुलफिल किया जाता है। अब आते हैं दूसरा क्राइटेरिया, पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या भारत में सारी पार्टियों को चुनाव लड़ने की आजादी है? जो भी पार्टी उस क्राइटेरिया को, चुनाव लड़ने की क्राइटेरिया को पूरा करेगा वो चुनाव लड़ सकता है? तो हाँ, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, तो ये भी क्राइटेरिया भारत के इलेक्शन में फुलफिल किया जा रहा है। और तीसरा तो ये बताएं कि रेगुलर इलेक्शन पे होता है। चौथा जो क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया हो गए, चौथा जो क्राइटेरिया है वो है मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी रूल समझिएगा। मेजोरिटी रूल क्या है कि जैसे कि 5 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, 5 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, अब इसमें से जिस पार्टी के पास ज्यादा वोट आएगा वही क्या करेगा? रूल करेगा। अर्थात जिस पार्टी में मेजोरिटी है वही रूल करेगा, उसी को बोलते हैं मेजोरिटी रूल। तो क्या भारत में ऐसा सिस्टम है? तो बिल्कुल है। जिस पार्टी को ज्यादा वोट मिलते हैं, जिस पार्टी को ज्यादा सीट आता है वही क्या करता है? शासन करता है, वही सरकार बनाता है। तो भारत इस, अर्थात इंडिया इस क्राइटेरिया को भी पूरा कर रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पांचवा जो क्राइटेरिया है, फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए, यानी निष्पक्ष रूप से चुनाव होना चाहिए। तो क्या भारत में निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है? आपको कोई बाधित करता है कि हाँ, निष्पक्ष कैसे साबित करेंगे? मान लीजिए आप वोट दे रहे हैं और आपको कोई जबरदस्ती बोलेगी आपको इस पार्टी को वोट नहीं करना है, इस पार्टी को वोट करना है, तब वो निष्पक्ष नहीं होगा। लेकिन भारत में जिसको जिस पार्टी को मन करता है, जो जिस पार्टी के विचारधारा से इन्फ्लुएंस होता है, वो उसी को वोट करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंडिया के इलेक्शन है वो फ्री और फेयर इलेक्शन है। तो भारत, इंडिया की जो इलेक्शन है वो इस पांचों क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं जो भारत का इलेक्शन है, भारत की जो चुनाव प्रणाली है वो एक डेमोक्रेटिक चुनाव प्रणाली है, अर्थात वो एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिस्टम है। तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब एक एक करके सारी क्राइटेरिया को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला यूनिवर्सल सफरेज को हम लोग देखते हैं। यूनिवर्सल सफरेज, पहला है हमारा यूनिवर्सल सफरेज। जो बोले हैं उसी को लिखेंगे, RAGE, सफरेज, यूनिवर्सल सफरेज। कह रहा है एवरी एलिजिबल सिटीजन शुड हैव द राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। एवरी एलिजिबल eligible citizens should have right to choose their representative freely without any discrimination without any discrimination based on
based on races, gender, based on race, gender, religion और सोशल स्टेटस। अब देखिए समझते हैं यूनिवर्सल सफरेज है क्या? यूनिवर्सल सफरेज है क्या? कह रहा है एवरी एलिजिबल सिटीजन शुड हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। कह रहे हैं कि जो भी एलिजिबल सिटीजन्स हैं, किसी भी चुनाव का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि हाँ चुनाव में अगर आपको वोट करना है तो ये क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको भारत का सिटीजन होना चाहिए, उम्र आपका 18 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए, जिस कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन हो रहा है उस कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, ये बेसिक क्राइटेरिया है। तो अगर एवरी एलिजिबल सिटीजन, जो भी एलिजिबल सिटीजन है, शुड हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनको ये अधिकार है, राइट, कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने, यूनिवर्सल सफरेज चुने फ्रीली बिना किसी बाधा के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, जेंडर, रिलीजन और सोशल स्टेटस, बिना किसी भेदभाव के वो चुने। भेदभाव किस आधार पे हो सकता है? जेंडर के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, सोशल स्टेटस के आधार पे। रिलीजन अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये रिलीजन हो गया। जेंडर मेल फीमेल हो गए। सोशल स्टेटस अमीर गरीब, अर्थात कोई अमीर हो या गरीब हो, सबको ये अधिकार है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके। रिप्रेजेंटेटिव चुनना मतलब उसको, वो इंसान जिस भी पार्टी से, जिस भी लीडर से इन्फ्लुएंस है उसको वोट करे। अगर रिलीजन की बात करें तो जिससे भी बिना किसी भेदभाव के, अगर वो हिंदू हो तब भी उसको ये अधिकार मिलना चाहिए वोट करने का, मुस्लिम हो तब भी मिलना चाहिए, सिख हो तब भी मिलना चाहिए, ईसाई हो, मतलब किसी भी रिलीजन का हो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए। जेंडर अर्थात मेल हो या फीमेल हो, सबको वोट करने का अधिकार होना चाहिए। रेसेस की बात करें तो इस आधार पे भी ये अधिकार होना चाहिए। तो पहला हमारा यूनिवर्सल सफरेज, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कंटिन्यू, दूसरा करते हैं। दूसरा जो पॉइंट है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए दूसरा जो पॉइंट है उसको हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? पॉलिटिकल फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम parties and candidates parties and candidates should have the freedom to participate, should have the freedom, freedom to participate election without any restriction, providing voter with genuine choice,
जेन्युइन चॉइस। दूसरा जो हमारा पॉइंट था इलेक्शन डेमोक्रेटिक है कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए, वो था पॉलिटिकल फ्रीडम। कह रहा है कि पार्टीज एंड कैंडिडेट, कोई भी पार्टी जो एग्जांपल में मान सकते हैं कि जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है, एबीसी, जिसको भी मन करे वो, अगर उसको मन करे उसे किसी पार्टी से टिकट नहीं मिल रहा है तो वो फ्री भी चुनाव लड़ सकता है, अर्थात बिना किसी पार्टी के भी ऐसे भी चुनाव लड़ सकता है, उसको ये अधिकार है। तो पार्टी एंड कैंडिडेट शुड हैव द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट इलेक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कोई भी पार्टी कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ सके, तो ये पॉलिटिकल फ्रीडम यही तो हुआ, दूसरा क्या हुआ? प्रोवाइडिंग वोटर, इससे क्या होगा? इससे वोटर को ऑप्शन मिलेगा कि जो उनमें बेहतर होगा, वोटर जो उनके लिए बेहतर होगा, जो उनके लिए काम करेगा, उनकी समस्याओं को हल करेगा, उसको वोट करेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव उसको चुनेंगे। तो इसमें प्रोवाइडिंग वोटर विद जेन्युइन चॉइस, इससे क्या होगा? अगर पॉलिटिकल फ्रीडम लाने से क्या होगा? वोटर्स को जेन्युइन चॉइस मिलेगा कि वो अपने जेन्युइन रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सके। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए एक ही पार्टी रहती, भारत में बीजेपी ही रहती है या कांग्रेस ही रहती, तो मजबूरी बस काम करे या नहीं करे एक ही पार्टी को चुनना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेटिक के मतलब इलेक्शन नहीं कहा जाएगा, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम भारत में है, इसलिए यहाँ का सिस्टम जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। तो दूसरा आप समझ गए। नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर। एक एक करके आराम आराम से हम लोग कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तीसरा हम बताए थे कि आपको तीसरा क्राइटेरिया था रेगुलर इलेक्शन, तो तीसरा क्राइटेरिया पे हम चलते हैं, रेगुलर इलेक्शन। रेगुलर इलेक्शन कह रहा है इलेक्शन शुड be held at regular interval, be held at regular interval as stipulated by law, interval as stipulated by law, ensuring the people have the opportunity to ensuring the people have the opportunity to periodically review and change their representative
ठीक है। अब देखिए रेगुलर इलेक्शन कैसे एक डेमोक्रेटिक बनाता है किसी भी इलेक्शन को। अब रेगुलर इलेक्शन इसको हम समझते हैं। कह रहा है इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल एज स्टिपुलेटेड बाय लॉ। स्टिपुलेटेड का अर्थ होता है निर्धारित करना, निर्धारित, ठीक है। कह रहा है इलेक्शन शुड बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, एक निश्चित इंटरवल के बाद, इंटरवल वो कभी 5 साल का होता है, कभी 6 साल का होता है, जो भी वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में हो। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद चुनाव होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी का पहचान है। स्टिपुलेटेड बाय लॉ, जो वहां के लॉ में है, जो लॉ के द्वारा निर्धारित होता है, वो टाइम पीरियड पे वहां चुनाव हो जाना चाहिए। आगे इंश्योरिंग द पीपुल हैव द अपॉर्चुनिटी, इससे होता क्या है, ये इंश्योर करता है कि लोगों के पास एक ऐसा विकल्प है। ये एक तरह से गलती सुधारने का मौका होता है। कैसे, मान लीजिए कि लोगों ने एक चुनाव में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, और रिप्रेजेंटेटिव को कैसे इंसान चुनता है, उनके भाषण सुन के, वो कैसा स्पीच बोलते हैं, क्या क्या उनका प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस किए, लोगों ने उनके प्रॉमिस के बाद सुन के उनको वोट दिया और उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। लेकिन जैसे ही कोई लीडर चुनाव जीता या कोई पार्टी चुनाव जीती, वो ये भूल जाती है कि हमने क्या प्रॉमिस किया है, और लोगों के लिए वो प्रॉपर काम नहीं करती है। तो लोगों के पास एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए कि उस इंसान को या उस पार्टी को दोबारा वो चुनाव नहीं जीता है। तो ये रेगुलर इंटरवल पे होता है। तो यही बोला, इंश्योरिंग द पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी, लोगों के पास एक ऐसा अवसर होगा टू पीरियोडिकली रिव्यू, पीरियोडिकली मतलब एक टाइम अंतराल के बाद, रिव्यू एंड चेंज देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने रिप्रेजेंटेटिव का वो रिव्यू करे कि हाँ क्या ये 5 साल में हमारे लिए कुछ किए हैं, अगर किए हैं तो इनको आगे मौका दिया जाए, अदरवाइज इनको हटा के किसी दूसरे इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया जाए। तो ये रेगुलर इलेक्शन इसीलिए होता है। तो ये तीसरा क्राइटेरिया हो गया। 5 क्राइटेरिया है हमारा। तीसरा क्राइटेरिया हो गया, 5 क्राइटेरिया। चौथा क्राइटेरिया देखते हैं। चौथा क्राइटेरिया क्या है, मेजॉरिटी रूल। ये तो आसान है, मेजॉरिटी रूल तो मैंने समझा दिया था। चौथा है मेजॉरिटी रूल, MAJORITY, मेजॉरिटी रूल, मेजॉरिटी रूल, ठीक है। मेजॉरिटी रूल कर है द candidates who receive who receives most vote who receive must vote should be elected, रिफ्लेक्टिंग दे विल मेजॉरिटी वोटर्स की, ठीक है। अर्थात जिस भी पार्टी को या जिस भी लोग को हु रिसीव मस्ट वोट, सबसे ज्यादा वोट मिले, वही चुनाव में क्या होना चाहिए, चुना जाना चाहिए। शुड बी इलेक्टेड, उसी का चुनाव होना चाहिए। तो यही बोलते हैं मेजॉरिटी रूल। तो ये चौथा क्राइटेरिया हो गया, ये आसान था। पांचवा क्राइटेरिया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। पांचवा क्राइटेरिया क्या है, फ्री फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसको हम समझते हैं।
इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन अ ट्रांसपेरेंट, इलेक्शन must be conducted in transparent, impartial and inclusive manner, impartial and inclusive manner, CLUSIV, inclusive में double NER, inclusive manner. This ensures that voters can freely express their preferences. This ensures that voters can freely express their preferences and that all candidates have equal opportunity to campaign and present their platform सिर्फ आपको समझने के लिए लिखा गया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। अब देखते हैं क्या है इलेक्शन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इलेक्शन मस्ट बी कंडक्टेड इन ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी। इलेक्शन जो होना चाहिए वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, इम्पार्शियल निष्पक्ष होना चाहिए एंड इंक्लूसिव मैनर मतलब एक तरह से सुसज्जित ढंग से या प्रोत्साहित तरीके से होना चाहिए, तो इंक्लूसिव मैनर के फॉर्म में होना चाहिए। दिस इंश्योर दैट, इससे ये सुनिश्चित होता है कि वोटर्स कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंसेस। इससे क्या होगा कि वोटर को अपने प्रेफरेंस को, जिसको पसंद करेंगे वोटर, वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, चुन सकते हैं। एंड दैट ऑल कैंडिडेट्स हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, वोटर को तो अपना बेहतर विकल्प चुनने में इससे फायदा होगा ही, साथ साथ जो पॉलिटिकल पार्टी है या कैंडिडेट है उनको भी अब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपनी बात लोगों के पास रखने का। टू कैंपेन एंड प्रेजेंट देयर प्लेटफॉर्म, अब कोई प्लेटफॉर्म या अपनी बात लोगों के पास रखने का उनको भी बेहतर मौका मिलेगा। तो ये आज जो क्वेश्चन था हमारा, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, तो आप समझ गए। सबसे पहले क्या था, यूनिवर्सल सफरेज। पहला 5 क्राइटेरिया थी किसी भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होने का। पहला क्या था, यूनिवर्सल सफरेज। दूसरा पॉलिटिकल फ्रीडम। तीसरा रेगुलर इलेक्शन। चौथा मेजॉरिटी रूल। और पांचवा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये क्राइटेरिया था इलेक्शन का डेमोक्रेटिक होने का। आगे का जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं कि क्या हमारा टॉपिक है।
ये जो टॉपिक है, आपको टॉपिक के नाम से बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन जब बुक पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपके बुक में दिया हुआ है, इसलिए इसको अलग से मैंने टॉपिक बना के फिर आपको उसको समझा दूंगा। तो ये टॉपिक है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन। कंपटीशन ये हमारा सवाल है, क्या पॉलिटिकल कंपटीशन होना सही है? अगर हाँ तब भी आपको जवाब देना है कि कैसे, और अगर नहीं तब भी आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसका जो हमारा आंसर है यस, ये सही है। अब ये कैसे सही है इसको एक्सप्लेन करेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, आप ख्याल रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।